तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि 300 साल पहले अर्थ पर बहुत से डंजन्स और सीक्रेट रेल्म्स ओपन हुई थी, जिनके साथ बहुत ज्यादा पावरफुल डीमंस भी अर्थ पर आए थे, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट थे। लेकिन इस सब के बाद ट्रांसेंडर्स इमर्ज हुए, जिनको तुम हीरो भी कह सकते हो। उनके पास पावर थी जिनका यूज करके उन्होंने डीमंस को हराया और अर्थ को तबाह होने से बचाया। अब और ज्यादा रेल्म्स को एक्सप्लोर करने, डीमंस का मुकाबला और रिसोर्सेज के लिए अलग अलग कंट्रीज में 18 साल की एज के बाद लोगों की क्लास अवेकनिंग कराई जाती है। अब इन अवेकनिंग्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें है कॉम्बैट, सपोर्ट और लाइफस्टाइल। अब कॉम्बैट क्लास इन सब में से सबसे अच्छी क्लास मानी जाती है और दूसरी तरफ लाइफस्टाइल वीकेस्ट क्लास है, जिसका सब लोग मजाक भी उड़ाते हैं। अब क्लास अवेकनिंग के बाद भी 4 लेवल्स हैं, जो कि हैं नॉर्मल, रेयर, हिडन और गॉडली। और इन सब में से गॉडली सबसे ज्यादा रेयरेस्ट लेवल है, जो कि कई 100 साल में एक बार होने वाला करिश्मा है। कहा जाता है कि जहाँ गॉडली क्लास अपेयर होती है वो एक सेलेस्टियल फिनोमिना को ट्रिगर करती है, और ये है जियांगचन, जो कि अभी अभी एक गॉडली लेवल में अवेक हुआ है। लेकिन तभी जियांगचन के पास कुछ टीचर्स आते हैं जो कि उसे कहते हैं कि हमें पता था तुम हमारे स्कूल का प्राइड हो, और मुझे ये भी पता था कि तुम एक कॉम्बैट क्लास में अवेकन होगे, लेकिन मैंने इसे गॉडली तो बिल्कुल भी नहीं समझा था। तो आखिर बताओ हमें तुम किस क्लास में अवेक हुए हो। लेकिन तभी जियांगचन कहता है कि मैं जिस क्लास में अवेक हुआ हूँ वो कॉम्बैट नहीं, बल्कि मेरी अवेकनिंग गॉडली लाइफस्टाइल क्लास में हुई है, और मेरे टैलेंट की वजह से मैं प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ को कई गुना बढ़ा सकता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद वो प्रोफेसर कहता है कि लाइफस्टाइल क्लास के पास लड़ने की कोई एबिलिटी नहीं है, यहाँ तक कि गॉडली भी यूजलेस है। लेकिन तभी पास में खड़ा दूसरा प्रोफेसर बोलता है कि मत हारो जियांग, अगर तुम फाइट नहीं कर सकते तो तुम एटलीस्ट सेफ तो हो, और वैसे भी स्पीड ट्रेडर्स की रिसर्च फील्ड में काफी डिमांड चल रही है, और तुम तो एक गॉडली हो। लेकिन तभी जियांगचन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जियांग की क्लास सुनने के बाद वहाँ पर खड़े बाकी के स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि लाइफस्टाइल तो बस एक यूजलेस क्लास है। अब ये सब बातें सुनने के बाद जियांगचन सोच रहा था कि बस कुछ ही देर पहले ये सब मेरी तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरी क्लास सुनने के बाद इनके लहजे ही बदल चुके हैं। ये दुनिया अभी भी बस ताकत के पीछे ही भागती है। लेकिन तभी जियांग के सामने एक पैनल अपीयर होता है, जिसमें लिखा था कि तुमने अपनी अवेकनिंग पूरी कर ली है और एक इनिशियल की अनलॉक हुए हैं, क्या तुम उसे समन करना चाहते हो। लेकिन तभी जियांगचन बोलता है कि मेरा नाम जियांगचन है, मरने के बाद मैं ट्रांसेंडर्स की दुनिया में पैदा हुआ। बुरा वक्त खत्म होने के बाद ये सारी दुनिया बहुत से डंजन्स और मॉन्स्टर से घिरी पड़ी थी, और उसी दिन से इस दुनिया ने ताकत की इज्जत करना शुरू कर दी। अब जियांगचन एक ऑर्फन था और उसे लगता था कि उसे जिंदगी गुजारने के लिए अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन एक मंथ पहले उसके सामने एक सिस्टम अपीयर हुआ। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि क्वीन को समन करो, और अगले ही सेकंड उसके सामने एक बहुत बड़ा जायंट सा क्रिएचर खड़ा था। लेकिन अगले ही सेकंड वो बड़ी सी क्रिएचर एक लड़की की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और ये चीज देखने के बाद जियांग भी बहुत ज्यादा शॉक था। अब जियांगचन सोच रहा था कि वो अपनी इन पावर्स को पब्लिकली यूज नहीं कर सकता, अब से उसे अपनी लाइफस्टाइल आइडेंटिटी को ही यूज करना पड़ेगा और मॉन्स्टर्स को मार के स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी। लेकिन छुपना जियांग का स्टाइल नहीं था, तो वो इतना पावरफुल बनना चाहता था कि वो अपनी इन पावर्स को ओपनली रिवील कर सके। लेकिन तभी श्याओ कहती है कि मास्टर, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई खतरा है। लेकिन तभी जियांग के पास एक आदमी आता है जो कि उससे कहता है कि क्या तुमने क्लास अवेकनिंग एनोमली को बिगाड़ा है। अब ये आदमी एक ग्रैंड मास्टर लेवल एक्सपर्ट था, और उसे देख के जियांग बेहरान था, क्या कि ये मुझे क्यों ढूंढ रहा है। लेकिन तभी श्याओ बोलती है कि मास्टर, ये आदमी मुझे खतरा लग रहा है, मैं इसे खाना चाहती हूँ। अब जियांग ऑर्डर कैंसिल कर देता है, लेकिन शाओ की डिवोरिंग वैल्यू कम होने की वजह से जियांगचन में से ऑरा वेव्स निकलती हैं, जिसका मतलब था कि जियांग को जल्द से जल्द कुछ डीमन ढूंढ के शाओ को फीड करना था। अब जियांग के इस ऑरा को देखकर वो आदमी भी जियांग की तारीफ करता है। लेकिन तभी जियांग उससे पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ आप हैं कौन। और तभी वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम जी गैंग है, मैं नाइट वॉचर्स का लीडर हूँ, और मैं पॉइंट की बात करूँ तो मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ अच्छी लगी, क्या तुम नाइट वॉचर्स को ज्वाइन करोगे। अब नाइट वॉचर्स एक ऐसा ग्रुप है जो कि अर्थ पे खुलने वाले किसी भी नए डंजन को सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं, और नाइट वॉचर्स लड़ने में भी पहल करते हैं, जिसकी वजह से उनके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, और इसी वजह से उन्हें ज्यादा लोग ज्वाइन भी नहीं करते। लेकिन जियांगचन के लिए यह चीज अलग थी, क्योंकि उसे शाओ की डिवोरिंग वैल्यू पूरी करने के लिए और उसकी पावर्स को टेस्ट करने के लिए डीमंस चाहिए थे, और नाइट वॉचर्स को ज्वाइन करके वो डंजन में जाकर डीमंस को मार सकता था, और इस तरह नाइट वॉचर्स उसके लिए काफी सूटेबल था। लेकिन तभी जीगंग बोलता है कि तुमने नाइट वॉचर्स के बारे में काफी रूमर्स भी सुने होंगे, लेकिन वो सब पुरानी स्टोरीज हैं, और अगर तुम ज्वाइन करते हो तो तुम्हें प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि और कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, नाइट वॉचर्स को दोबारा से अपलिफ्ट करना एक ऐसी ड्यूटी है जिसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैं नाइट वॉचर्स को ज्वाइन करूंगा। जिस पर जीगंग बोलता है कि क्या तुम श्योर हो। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि मुझे आज कुछ काम है, लेकिन मैं अगले 3 दिन में नाइट वॉचर्स के हेडक्वार्टर्स में रिपोर्ट करूंगा, हम वहीं मिलेंगे। अब जियांग के वहाँ से जाते ही वहाँ पर कुछ और लोग आते हैं, जिन्हें देखकर जीगंग
बोलता है कि अगर तुम किसी को यहाँ पर हायर करने आए हो तो तुम लेट हो, लेकिन वहाँ पर आया दूसरा आदमी जियांग से कहता है कि तुम एक गोल्ड लेवल लाइफस्टाइल को मरने के लिए नाइट वॉचर्स ज्वाइन नहीं करवाओगे, है ना। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि रुको, तुम्हारा मतलब वो बच्चा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जियांग चिन को, जो कि अपने कोई दोस्तों के पास खड़ा था और वो जियांग को एक बिगिनर लेवल सीक्रेट रेल्म में जाने के लिए ऑफर करते हैं, जिसे जियांग एक्सेप्ट भी कर लेता है। और अगले ही सेकंड सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सब लोग सीक्रेट रेल्म के अंदर आ चुके हैं और इस डंजन के अंदर अनडेड सोल्जर्स को देखकर ये लोग समझ चुके थे कि ये काम इनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन तभी वैंग बोलता है कि हमें हर रोज ऐसे रेल्म्स नहीं मिलने वाले, हमें इसे ट्राई करना चाहिए। और वो शाओशी को उसका टैलेंट बूस्ट करने के लिए कहता है और उन मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है। अब जियांग की वो क्वीन शाओ जो इन मॉन्स्टर्स को सेंस कर लेती है और इन्हें कंज्यूम करने के बारे में जियांग से बात करती है। लेकिन तभी वहाँ से कुछ और डीमंस आने लगते हैं और उन्हें देखकर जियांग शाओ को एक पॉइजन फॉर्म में चेंज होने के लिए कहता है। और जैसे ही वो डीमंस जियांग पर अटैक करते हैं तो जियांग एक एक करके उन सब डीमंस को अपने पॉइजन के साथ टच करता है और उसका पॉइजन इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सारे के सारे डीमंस उसी वक्त राख बन जाते हैं। लेकिन तभी जियांग को वहाँ पर कुछ और हिडन डीमंस नजर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो शाओ को बाकी के डीमंस को संभालने के लिए कहता है, जिस पर शाओ कहती है कि मास्टर आप इन्हें मुझ पर छोड़ दें। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वैंग और उसकी टीममेट्स काफी इंजर्ड हैं और तभी उन पर एक और डीमन अटैक करता है, लेकिन जियांग उन्हें बचा लेता है और उस डीमन को मार देता है। अब ये सब देखने के बाद वैंग जियांग से पूछता है कि ये क्या था, तुम तो एक लाइफस्टाइल क्लास हो ना। जिसके बाद जियांग वैंग को बताता है कि ये मेरी हिडन पॉइजन बैरियर स्किल है और वो वैंग को बाकी की टीममेट्स के साथ इस डंजन से बाहर जाने के लिए कहता है। अब इस बात पे वैंग जियांग को उसके साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन जियांग कहता है कि मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। तो वैंग उसे अपनी स्वॉर्ड देकर वहाँ से जाने लगता है। अब जियांग इस स्वॉर्ड का यूज करके अपने पॉइजन बैरियर के अटैक की रेंज को बढ़ाता है और डीमंस को मारने लगता है। लेकिन तभी जियांग पर डंजन का बॉस अटैक कर देता है, जिसे जियांग डोज करता है, लेकिन उस बॉस के अगले ही अटैक को डिफेंड करते हुए उसकी वो स्वॉर्ड टूट जाती है। अब ये चीज देखकर जियांग समझ चुका था कि वो उस डीमन को अकेले नहीं हरा सकता, तो वो शाओ जी को समन करता है। और यहाँ पर हमें शाओ के असली पावर लेवल का अंदाजा होता है, क्योंकि शाओ सबसे पहले उस डीमन की स्वॉर्ड पकड़ के उसे तोड़ देती है और उसके बाद हमें शाओ का असली ऑरा देखने को मिलता है। लेकिन तभी शाओ उस बॉस के हाथ को काट देती है और अगले सेकंड शाओ उसका सर पकड़ के धड़ से अलग कर देती है। अब जियांग शाओ की इस पावर को देखकर हैरान था, लेकिन वो समझ रहा था कि डंजन खत्म हो चुका है। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्टोन अपीयर होता है जो कि वहाँ की सारी एनर्जी को मिलाकर एक नया जायंट क्रिएट कर देता है। अब इस डीमन को मारने के लिए शाओ चिन को भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था और ये सब देखकर जियांग एक प्लान बनाता है। तो प्लान ये था कि जियांग अपनी स्किल ग्रोथ एक्सेलरेशन को यूज करके इस जगह के नीचे जो मौजूद रूट्स हैं उनको बड़ा करके इस डीमन को एक जगह बांध देगा और तभी शाओ अपना काम करेगी। और जियांग करता भी ऐसा ही है। वो उस डीमन को बांधने के बाद कहता है तुम्हारी बारी लिटिल नाइन, और शाओ उस डीमन को फाड़ कर रख देती है। और इससे पहले कि वो स्टोन दोबारा से इसे रिक्रिएट कर पाता, जियांग उसे तोड़ देता है और यहीं पर ये डंजन खत्म होता है। लेकिन तभी जियांग के सामने एक पैनल अपीयर होता है जहाँ कुछ वेपन्स थे जो कि जियांग सिलेक्ट कर सकता था और वो एक डैगर सिलेक्ट करता है जो कि उसे वैंग को देना था, क्योंकि उसने उसकी स्वॉर्ड तोड़ दी थी। इसके बाद जियांग एक हैमर पिक करता है जो कि बहुत हैवी था और जैसे ही जियांग उसे पकड़ता है वो हैमर सीधा जमीन पर जा लगता है। लेकिन तभी जियांग को कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं और जियांग उसी हैमर को बहुत इजीली एक हाथ के साथ ही उठा लेता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम तक जियांग का लेवल 6 हो चुका था और उसकी कुछ कॉम्बैट और फिजिकल स्किल्स भी बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी लिटिल नाइन जियांग के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या मैं इन वेपन्स को खा सकती हूँ, और ऑब्वियसली जियांग मना कर देता है। तो लिटिल नाइन जियांग से कहती है कि क्या मैं इस डेड बॉस के कोर्प्स को खा सकती हूँ, जिस पर ऑफ कोर्स जियांग हाँ कर देता है। लेकिन तभी लिटिल नाइन अपनी असली फॉर्म में आती है और उस कोर्प्स को कंज्यूम करने लगती है। लेकिन ये प्रोसेस इतना लाउड था कि अगर वो इस डंजन से बाहर होते तो सारी की सारी सिटी इस चीज को सुन सकती थी। और इस बॉस को कंज्यूम करने के बाद लिटिल नाइन की डिवोरिंग वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर वैंग और बाकी की टीममेट्स आने लगती हैं, तो लिटिल नाइन को अपनी दूसरी फॉर्म में आना पड़ता है। अब जियांग के पास आते ही वो लोग जियांग की तारीफ करने लगते हैं क्योंकि उसने अकेले ही ये डंजन क्लियर किया था। लेकिन तभी जियांग की एक टीममेट उससे पूछती है कि आखिर उसने बॉस को अकेले मारा तो मारा कैसे, जिस पर जियांग जवाब देता है कि मेरा पॉइजन थोड़ा इफेक्टिव था इसे मारने के लिए। अब इसके बाद जियांग सोच रहा था कि ये डंजन तो परफेक्टली क्लियर हो गया, लेकिन अगर उसे और डिवोरिंग वैल्यू चाहिए तो उसे वाइल्डनेस में जाना पड़ेगा, जहाँ के उसे और भी अलग अलग टाइप्स के डीमंस मिल सकते हैं। और यहीं पर इस सीजन की इस एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके और भी पार्ट्स जल्दी आएंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
तो एपिसोड का शुरुआत होता है और हम देखते हैं कि वैंग जियांग से कहता है कि तुम अभी लेवल 1 पर भी नहीं थे और तुमने ऑलरेडी बॉस को डिफीट कर दिया। तुम लेवल अप करने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तो तुम आगे जाके क्या ज्वाइन करने वाले हो। जिस पर जियांग जवाब देता है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं आप परेशान ना हो जाओ, लेकिन मैं नाइट वॉचर्स को ज्वाइन करने वाला हूँ। अब ये बात सुनकर वैंग शॉक था, लेकिन जियांग उससे कहता है कि मैं नाइट वॉचर्स को ज्वाइन करने से पहले अपना लेवल बढ़ाना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे वाइल्डनेस में जाना पड़ेगा। अब ये बात सुन के जियांग की टीममेट्स उससे कहती हैं कि वो काफी खतरनाक जगह है, लेकिन जियांग उनसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं बल्कि उन डीमंस के बारे में फिक्र करनी चाहिए जिनको मैं मारने वाला हूँ। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं जो कि वाइल्डनेस की एंट्रेंस पर पहुंच चुका था और तभी हमें पता चलता है कि वैंग ने जियांग को वाइल्डनेस में जाने से पहले एक मैप, एक स्टोरेज रिंग और कुछ इक्विपमेंट्स दिए थे जो कि उसके लिए काफी हेल्पफुल थे। अब वैंग के मुताबिक वाइल्डनेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम नहीं करेगी और वहाँ पर काफी खतरनाक डीमंस भी हो सकते हैं और ये चीज बिल्कुल ही एक एपोकैलिप्टिक सिनेरियो की तरह होने वाली है। अब इस वाइल्डनेस के डीमंस काफी अजीब थे, लेकिन गोब्लिन डंजन जियांग के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल था जिसका लेवल भी लो था और जियांग को वहां से इनफ डीमंस भी मिल सकते थे और जियांग को मैप पढ़ के उस डंजन तक जाना था, तो उसके हिसाब से ये चीज उसके लिए काफी इजी होने वाली थी। अब जियांग ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि काफी रूडली जियांग से पूछता है, क्या तुमने किसी गोल्डन हेयर लड़की को देखा है? जिस पर जियांग जवाब देता है कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन तुझे अपनी जुबान संभालनी चाहिए और जियांग उसके हाथ पर थोड़ा सा पॉइजन लगा देता है। अब वो आदमी ये चीज देखने के बाद शॉक था क्योंकि जियांग जो कि लेवल 10 भी नहीं था, उसका पॉइजन एक लेवल 27 के मेन डिफेंस वॉरियर को इफेक्ट कर रहा था। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि तुम्हें जल्दी से एक हीलर ढूंढना चाहिए क्योंकि मेरे पॉइजन का क्योर इतना आसान नहीं है और हाँ, तुम्हें अपने दिमाग का भी इलाज करवाना चाहिए, हम फिर मिलेंगे। लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि मैंने कब कहा तुम जा सकते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाओ फैमिली के अगेंस्ट हाथ उठाने की। और तभी वो आदमी जियांग पर अटैक कर देता है। अब जियांग उसके अटैक को डोज करता है और वो काउंटर अटैक करने ही वाला था कि पीछे से कोई आदमी कहता है, ज़ैंग ताई, मैंने तुम्हें क्या कहा था? मैंने तुम्हें किसी को ढूंढने के लिए कहा था और तुम ये क्या कर रहे हो? अब असल में ये नया आदमी शाओ फैमिली से बिलोंग करता है और ज़ैंग ताई जो कि जियांग को मारने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ शाओ फैमिली को सर्व करता है एक नौकर की तरह। यार इसके बाद वो आदमी जियांग से माफी वगैरह मांगता है और उससे कहता है कि अगर तुम वाइल्डनेस में जा रहे हो तो तुम हमारे साथ चल सकते हो, लेकिन जियांग उससे कहता है कि मैं अकेला ही ठीक हूँ और वहाँ से जाने लगता है। अब जियांग के जाते ही हमें पता चलता है कि ये लोग एक लड़की को ढूंढ रहे थे जो कि इनसे एस्केप कर चुकी थी और वो लड़की वाइल्डनेस में से गुजर के करीब के पोस्ट स्टेशन पे जाना चाहती थी, लेकिन ये लोग उसे मारना चाहते थे और अब ये उसके पीछे वाइल्डनेस में जाएंगे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग को देखते हैं जो कि अब वाइल्डनेस में पहुंच चुका था और अब तक ना ही उसको कोई डेमन मिला था और ना ही कोई गोब्लिन डंजन। अब जियांग ये सब सोच रहा था कि उसके पीछे से एक बहुत बड़ी डीमन टाइप स्पाइडर आने लगती है, जिसे देख के लिटिल नाइन भी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन जियांग उसे मना कर देता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, स्पाइडर की सिर्फ बॉडी बड़ी है लेकिन इसका पावर लेवल बहुत कम है। अब जियांग और स्पाइडर में फाइट होती है और जियांग उसको काफी इजीली मार देता है, लेकिन इसको मारने के बाद वहाँ स्पाइडर जैसे बहुत से और भी स्पाइडर्स आ जाते हैं और तभी जियांग अपना डैगर निकालता है और उन सबको मारना शुरू हो जाता है और उनको मारने के बाद जियांग लिटिल नाइन को उनके कोप्स खाने के लिए कहता है। लेकिन तभी लिटिल नाइन किसी और चीज की तरफ अट्रैक्ट होती है और जियांग और लिटिल नाइन समझ रहे थे कि ये कोई मॉन्स्टर होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर जाते हैं तो उनके सामने पड़ी थी एक लड़की। लेकिन तभी वो लड़की जाग जाती है और वो समझती है कि जियांग उसे पकड़ने आया है क्योंकि ये वही लड़की थी जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। लेकिन जब वो रियलाइज करती है कि जियांग उनमें से एक नहीं है तो वहाँ से जाने लगती है। बाय द वे जियांग को नहीं पता है कि ये वही लड़की है जिसे वो लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन तभी लिटिल नाइन जियांग से कहती है कि हमारी तरफ कुछ तो आ रहा है और वो थे बहुत सारे जायंट डीमंस। अब इन्हें देखने के बाद जियांग लिटिल नाइन को पॉइजन मिस्ट फॉर्म में आने के लिए कहता है और उन मॉन्स्टर पर अटैक करना शुरू हो जाता है। अब जियांग जब इनसे फाइट कर रहा था तो ये डीमंस काफी वियर्डली एक्ट कर रहे थे और तभी हमें पता चलता है कि इन सब डीमंस को इनका बॉस कंट्रोल कर रहा था और जियांग इस चीज को देखने के बाद थोड़ा सा नर्वस होता है क्योंकि उसके सामने थाउजेंड्स ऑफ डीमंस खड़े थे जिनका स्टाइल ऑफ अटैकिंग और दिमाग एक ही होने वाला था। जियांग सोच रहा था कि कैसे वो जल्द से जल्द इनके बॉस को मार सकता है। लेकिन तभी हमें लिटिल नाइन की एक नई स्किल देखने को मिलती है और लिटिल नाइन एक बड़ी सी स्क्रीम करती है और उन डीमंस और उनके बॉस के दरमियान जो कम्युनिकेशन थी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अब कम्युनिकेशन खत्म होने के बाद ये डीमंस जियांग के लिए कोई थ्रेट भी नहीं थे और तभी जियांग के लिए सिर्फ एक ही टारगेट रह चुका था और तभी जियांग बॉस की तरफ बढ़ता है और उस पर एक जोरदार अटैक करता है और उसके एक अटैक से ही वो बॉस वहीं पर खत्म हो जाता है।
अब इस डीमन को मारने के बाद जियांग का लेवल 14 हो चुका था और उसकी इंडिविजुअल कॉम्बैट पावर एक 25 लेवल कॉम्बैट टाइप अवेकन तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसी के बाद जियांग लिटिल नाइन को ऑर्डर देता है कि वो इस डीमन को भी कंज्यूम करे और इस बॉस को कंज्यूम करने के साथ ही लिटिल नाइन की डिवोरिंग वैल्यू कंप्लीट हो जाती है। अब डिवोरिंग वैल्यू कंप्लीट होने के बाद लिटिल नाइन रिप्रोडक्ट करके और भी बहुत से इंसेक्ट्स का एक स्वार्म बना सकती थी। मतलब कि जहां अब जियांग के पास सिर्फ लिटिल नाइन है तो रिप्रोडक्शन के बाद जियांग के पास और भी बहुत ज्यादा इंसेक्ट होने वाले थे और उसी वक्त लिटिल नाइन जियांग से रिप्रोडक्ट करने की परमिशन लेती है, जो कि जियांग दे भी देता है। और तभी जियांग को एक और स्किल मिलती है जिससे उसके हाथ में एक टैटू टाइप बन जाता है और एक्चुअली में ये उसके इंसेक्ट्स का नेस्ट था जहां से जियांग उनको समन कर सकता था और वो दोबारा इधर ही आकर रह सकते हैं। लेकिन तभी लिटिल नाइन की रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाती है और उसने जो इंसेक्ट स्वार्म क्रिएट किया था उसे देखकर जियांग भी हैरान रह जाता है क्योंकि वो नज़ारा कुछ ऐसा था। अब इस पिक्चर में जितने भी इंसेक्ट्स तुम्हें नजर आ रहे हैं उन सबको जियांग कंट्रोल कर सकता था और इनमें कुछ नई स्किल्स भी ऐड की गई थी जैसा कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट और कैमोफ्लेज एक्सेट्रा। लेकिन तभी लिटिल नाइन जियांग के पास आती है और उससे कहती है कि मैं अब रेस्ट करना चाहती हूँ और तभी वो जियांग के उसी टैटू में चली जाती है जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। लेकिन तभी जियांग को एक और नई स्किल मिलती है जिसका नाम था ओवरलोड और तभी जियांग उस स्किल को टेस्ट करता है और वो अपने इंसेक्ट के साथ फुल्ली कनेक्ट हो जाता है। वो स्किल के साथ अपनी सेंसेस को कम्प्लीटली अपने इंसेक्ट के साथ शेयर कर सकता था और वो उनकी साइड से भी इस वर्ल्ड को देख सकता था। अब ये स्किल टेस्ट करने के बाद जियांग अपने इंसेक्ट स्वार्म के साथ पास करे डीमंस को ब्रूटली मारने लगता है और इस स्वार्म के बहुत ज्यादा फायदे भी थे क्योंकि इस स्वार्म की वजह से जियांग को रेयरली मूव करना पड़ रहा था क्योंकि सारा काम उसके इंसेक्ट ही कर रहे थे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी अपने दूसरे दोस्त से कहता है कि तुम्हें इतनी देर कैसे लग गई, जल्दी से मुझे बताओ कि स्पाइडर नेस्ट में क्या चल रहा है। जिस पर वो दूसरा आदमी बोलता है कि किसी ने वहाँ के सारे डीमंस को खत्म कर दिया है और अब वहाँ पर एक भी स्पाइडर नहीं बचा है। अब ये बात सुनकर वो दूसरा आदमी बोलता है कि सब डीमंस का मर जाना ये किसी हिडन फैमिली या फिर एक पावरफुल ग्रुप का काम हो सकता है। हमारे एम्प्लॉयर को स्पाइडर वेनम की सिर्फ एक बोतल ही चाहिए थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हमें किसी अनलकी विक्टिम को लूटना पड़ेगा। अब ये लोग इस चीज की प्लानिंग कर ही रहे थे कि वहाँ पर कोई आने लगता है और वो कोई और नहीं बल्कि जियांग चेनी था, जो कि उन लोगों से कहता है कि मैं एक अवेकनर हूँ जो कि यहाँ पर लेवल अप करने के लिए आया है और मैं तुम लोगों के साथ फूड के बदले में कुछ चीजें ट्रेड करने के लिए आया हूँ। अब ये बात सुन के वो आदमी जियांग से कहता है कि हम तुम्हारे साथ फूड ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वाइल्डरनेस में फूड एक्सपेंसिव होता है, तो तुम क्या चीज ट्रेड करना चाहोगे। जिस पर जियांग कहता है कि मेरे पास कुछ वैल्यूएबल आइटम्स हैं ट्रेड करने के लिए। अब ये चीज सुन के वो लोग जियांग को लूटने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जियांग वहाँ पर कुछ स्पाइडर समन करता है जिसे देखने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद जियांग अपने इंसेक्ट्स को आसपास की जगह को गार्ड करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि जियांग के इंसेक्ट स्वार्म की वजह से उसे अब भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी और उसकी डिवोरिंग वैल्यू भी पहले से डबल हो चुकी थी। मतलब कि अगर उसने फर्स्ट रिप्रोडक्शन पूरी करने के लिए 5 लाख डिवोरिंग वैल्यू कलेक्ट की थी, तब उसे सेकंड रिप्रोडक्शन पूरी करने के लिए 1 मिलियन डिवोरिंग वैल्यू पूरी करनी थी। अब जियांग भी सोच रहा था कि अब एक बॉस की डिवोरिंग वैल्यू भी उतनी है जितना कि बकेट में ड्रॉप करता है। अब यहाँ तक कि जियांग अपनी सिटी के बाहर के सारे पब्लिक के लिए अवेलेबल एनिमल्स नेस्ट को भी क्लियर कर दे, तब भी वो अपनी अगली रिप्रोडक्शन तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जिन सीक्रेट रेल्म्स को नाइट वॉचर्स कंट्रोल करते हैं वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए जियांग को जल्द से जल्द नाइट वॉचर्स को ज्वाइन करना था। लेकिन तभी जियांग कोई सेंस करता है, उसे बैटल की स्मेल आ रही थी और उसे और भी बहुत ज्यादा लोग सेंस हो रहे थे और वो यही सोच रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। लेकिन तभी जियांग के सामने वही लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि तुमने स्पाइडर नेस्ट को क्लियर किया था ना, प्लीज उन लोगों को मेरे बारे में मत बताना, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। लेकिन तभी जियांग सोचने लगता है कि मैंने उसे उस वक्त तक नोटिस नहीं किया जब तक ये मेरे करीब नहीं आ गई। और तभी जियांग भी रियलाइज करता है कि ये वही लड़की है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। बाय द वे, अगर तुमने सीजन के एपिसोड 1 को देखा है तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और अगर नहीं देखा तो उसे जाकर पहले देख लो, तुम्हें स्टोरी की सही समझ आ जाएगी। खैर, अगर स्टोरी पर वापस आए तो जियांग का गेस ठीक था। अब ये वही लोग थे जिनसे जियांग वर्ल्डनेस में आने से पहले मिला था। लेकिन तभी वहाँ पर खड़ा एक आदमी बोलता है, ओए अगर तुमने किसी लड़की को देखा तो हमें बता दो, और अगर नहीं बताओगे तो इस बार हम तुम्हें सच में मार देंगे। लेकिन तभी उसका बॉस उसे चुप करवाता है और जियांग से कहता है कि अभी दिन खत्म नहीं हुआ है और तुम ऑलरेडी लेवल 16 हो चुके हो, जो कि क्रिएशन क्लास के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें और भी इंटरेस्टेड हो रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे पास करने को एक और भी जरूरी काम है। और तभी वो आदमी जियांग से कहता है कि क्या तुमने अभी अभी यहाँ पर किसी ब्लैक हेड गर्ल को देखा है, जिस पर जियांग उसे गलत डायरेक्शन में जाने को बोलता है। लेकिन तभी वो आदमी बोलता है कि मैं तुम पर यकीन करता हूँ, लेकिन
लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो ज़ेन एम्पायर की शाओ फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अब ज़ेन एम्पायर की फैमिलीज की हिस्ट्री बहुत पुरानी रह चुकी है। ये सब हाई रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं जो कि सिर्फ तभी अपेयर होते हैं जब दुनिया पे कोई मेजर थ्रेट अपेयर होता है। इनमें कुछ फैमिलीज तो इतनी ज्यादा पावरफुल होती हैं जो कि कंटिनेंट को तबाह करने का दम रखती हैं, और जियांग अभी यही सोच रहा था कि ये लोग तो उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल हैं, और जियांग भी इस जैसे आदमी के साथ दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। लेकिन इसी के बाद वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जियांग उस लड़की को बाहर आने के लिए बोलता है, और जैसे वो लड़की बाहर आती है तो जियांग उससे पूछता है कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। अब इस बात के जवाब में वो लड़की बोलती है कि ये आदमी मेरे फादर का सारा पैसा चोरी करके हमें मारना चाहता था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि मैं एस्केप कर जाऊंगी, और अब उसे इस बात का डर है कि मैं कहीं उसका सीक्रेट ना लीक कर दूं और वो मुझे मारना चाहता है। लेकिन तभी जियांग चन को कुछ महसूस होता है और वो लड़की जियांग को बताती है कि उन्होंने बैरियर स्पेल कास्ट किया था, हम पकड़े जा चुके हैं। और अगले सेकंड हम उन सब लोगों को देखते हैं जो कि अच्छे मूड में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। लेकिन यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है, और आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। I'll see you in the next one. Till then, bye bye. अल्लाह हाफिज़। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि वो लड़की शाओ फैमिली के मेंबर से कहती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो लू फैमिली इस बात की जड़ तक जाएगी और वो तुम्हें कभी भी सुकून से नहीं जीने देंगे। लेकिन तभी वो लड़का कहता है कि लू फैमिली तो बस एक सेकंड क्लास फैमिली है जिन्होंने रिसेंटली थोड़ा सा पैसा बना लिया है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे लिए कोई प्रॉब्लम हो? और अगर वो कुछ इन्वेस्टिगेट करना भी चाहें तो वो क्या ही ढूंढेंगे जब मिलने के लिए कुछ होगा ही नहीं। और इसी के बाद वो एक बहुत बड़ा बैरियर समन कर लेता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की जियांग से कहती है कि ये शाओ फैमिली का ड्रैगन इम्प्रिजनमेंट है, अब हम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। अब इसी के बाद वहाँ पर खड़े दूसरे आदमी जियांग चन उस लड़की को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनका बॉस उन्हें रोकता है और उनसे कहता है कि मैं इस लाइफस्टाइल स्किल वाले लड़के में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हूँ। एक डिवाइन ग्रेड की लाइफस्टाइल क्लास एक रेयर जॉब है, हो सकता है दूसरों को इसकी वैल्यू का ना पता हो लेकिन मुझे जरूर पता है। और इसी के बाद वो आदमी जियांग चन से कहता है कि आज मैं तुम्हें इंस्टेंट सक्सेस की एक अपॉर्चुनिटी दूंगा, अगर तुम उस लड़की को मेरे पास ले आते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें शाओ फैमिली के लिए काम करने दूंगा। लेकिन तभी जियांग हंसता है और उसे कहता है कि फक यू, योर सजेशन एंड योर शाओ फैमिली, मतलब तेरी चॉइसेस और तेरी फैमिली सबकी माँ का। लेकिन तभी वो आदमी कहता है गलत फैसला, और वो अपने पास खड़े दूसरे लड़कों को उन्हें मारने के लिए भेजता है, और अगले सेकंड वो जियांग चन पर अटैक भी कर देते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि ये पॉइजन यूज कर सकता है, इसे खुद को हाथ मत लगाने देना। लेकिन तभी जियांग कहता है कि मैं सिर्फ पॉइजन को ही नहीं इस्तेमाल कर सकता, और अगले सेकंड जियांग अपने स्किल ग्रोथ एक्सेलरेशन को यूज करके उन्हें जकड़ देता है, और अगले सेकंड जियांग अपने इंसेक्ट समन करता है जो कि उन लोगों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी शाओ फैमिली का मेंबर खुद जियांग पर अपने सीक्रेट आर्ट चेजिंग ड्रैगन से अटैक करता है, और वो यही समझ रहा था कि जियांग इस अटैक से खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि अपनी हिडन स्किल से एक शील्ड समन कर लेती है। लेकिन तभी जियांग उस आदमी पर तीनों तरफ से अपने इंसेक्ट्स को भेजकर अटैक करवाता है। लेकिन तभी वो आदमी पास में पड़े अपने एक सोल्जर को उठाता है और शील्ड यूज करता है। लेकिन ये अटैक इतना पावरफुल था कि उन दोनों पर इसका बहुत ज्यादा असर होता है। लेकिन तभी वो आदमी जियांग से कहता है कि मानना पड़ेगा तुम्हें, तुमने मुझे अपनी ड्रैगन ओरिजिन पिल यूज करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अब ये सब यही खत्म होता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि वो आदमी बहुत ज्यादा बफ हो चुका था, और तभी वो अपनी 9 फॉर्म्स ऑफ सुप्रीम परफेक्शन की सेकंड फॉर्म से अटैक करता है जिसका नाम था डिसेंडिंग ड्रैगन स्लैशर। और ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसे देखने के बाद उस लड़की ने अपनी शील्ड को एनहेंस कर लिया था, और वो जियांग से कहती है कि इसकी स्ट्रेंथ अपने पहले की स्ट्रेंथ से कहीं ज्यादा गुना बढ़ चुकी है और मेरी शील्ड इसको ज्यादा देर नहीं रोक पाएगी, अब हम मरने वाले हैं। लेकिन तभी जियांग सोचता है कि ये पावरफुल हो चुका है और मुझे इसका को इजी नहीं लेना चाहिए, और तभी जियांग अपने सारे इंसेक्ट स्वार्म को समन करता है, जिसे देखने के बाद वो लड़की भी बहुत ज्यादा शौक थी और सोच रही थी कि क्या सच में ये आदमी बस एक लाइफस्टाइल स्विचर है। लेकिन इसी के बाद जियांग अपने इंसेक्ट्स को उस आदमी पर हमला करने के लिए भेजता है, और अगले ही सेकंड वो सारे इंसेक्ट्स उस आदमी पर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो आदमी कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने ज्यादा हैं, आखिरकार ये सब बस कीड़े हैं। अब ये बात सुनने के बाद जियांग कहता है सच में, और तभी जितने भी इंसेक्ट्स उसने मारे थे वो सारे के सारे इंसेक्ट्स हील करने लगते हैं। लेकिन तभी उसे एक इंसेक्ट उसकी राइट आर्म पे काट लेता है और उसकी वो आर्म पॉइजनस हो जाती है, जिसके बाद वो अपने दूसरे अटैक्स को यूज नहीं कर सकता था और उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं बचती, तो वो अपनी लाइफ डेट शील्ड को एक्टिवेट करता है और जियांग से कहता है कि तुम मुझे
यूनवू को मारना चाहते थे, वो भी कुछ इंसेक्ट्स के साथ। ये कभी भी नहीं हो सकता। और तभी हम देखते हैं कि यूनवू की ये शील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल थी, जो कि जियांग के इंसेक्ट्स के बहुत ज्यादा अटैक्स के बाद भी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई थी। और तभी यूनवू फिर से जियांग से कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अगर तुम मेरे अंडर काम करोगे तो मैं तुम्हें शाओ फैमिली का एक मेंबर बना दूंगा। लेकिन इसी के बाद यूनवू कहता है कि ठीक है, अगर तुम एग्री नहीं करते तो मैं तुम्हें आज नहीं मार सकता, लेकिन अगले दिन या फिर उसके अगले दिन मैं किसी न किसी दिन तो तुम्हें जरूर मारूंगा। लेकिन तभी जियांग यूनवू से कहता है कि क्या कहा था तुमने कि अगर वो कोई चीज ढूंढना भी चाहे तो वो क्या ही ढूंढेंगे जब मिलने के लिए कोई चीज होगी ही नहीं। क्या होगा अगर मरने के बाद तुम्हारी बॉडी ही ना हुई तो। और इसी के बाद जियांग लिटिल लाइन को समन करता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो इसे खा ले। और तभी लिटिल लाइन यूनवू की शील्ड पर अटैक करती है और कुछ अटैक्स के बाद वो शील्ड टूट भी जाती है। और तभी लिटिल लाइन यूनवू को एक ही अटैक में खत्म कर देती है। और इसी के बाद जियांग लिटिल लाइन को वापस बुलाता है, लेकिन वो लड़की यही सोच रही थी कि अब मैं इसका सीक्रेट जानती हूँ तो ये मुझे चुप करवाने के लिए मारेगा तो नहीं, है ना। और तभी जियांग उससे कहता है कि तुमने ये सब देख लिया है ना, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, मुझे एक रीजन दो कि मैं तुम्हें ना मारूं। लेकिन तभी वो लड़की उसके सामने कुछ गोल्ड कॉइन्स रखती है और कहती है कि मेरे पास इस वक्त इतने ही है, लेकिन इनकी वैल्यू 10 मिलियन से ज्यादा है। बेसिकली ये मेरी लाइफ लाइन है जो कि मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी जियांग कहता है कि तुम सिंसियर हो, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही जानती हो और तुम्हें झूठ बोलना भी अच्छे से आता है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि मैं लू सनदाओ कसम खाती हूँ कि अगर मैं अपने बेनिफैक्टर से झूठ बोलूंगी तो मेरे ऊपर 5 बार लाइटनिंग स्ट्राइक होगी। लेकिन तभी जियांग कहता है कि अभी भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम मेरा सीक्रेट रखोगी, सिर्फ एक मरा हुआ आदमी ही चुप रह सकता है। लेकिन तभी सनदाओ एक स्क्रॉल समन करती है और उस पर साइन कर देती है। और स्क्रॉल के रूल्स के मुताबिक कोई भी शख्स इस पर कोई भी डील लिख कर उस पर साइन करता है और उस साइन करने के बाद अगर वो उस डील को तोड़ देता है तो वो वहीं पर मर जाएगा। और ये चीज देखने के बाद जियांग फाइनली मान जाता है कि वो सनदाओ को नहीं मारेगा। लेकिन तभी जियांग कहता है कि मुझे कल सुबह नाइट वॉचर्स को रिपोर्ट करना है, मुझे जाना चाहिए, मैं पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन तभी सनदाओ जियांग से कहती है कि मुझे घर छोड़ना नाइट वॉचर्स जाने से कई ज्यादा आसान होगा, मेरे घर के पास एक टेलीपोर्ट स्टेशन है और मैं गारंटी देती हूँ कि आप अपने काम में कहीं भी लेट नहीं होंगे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जियांग टिन को लू फैमिली के मैंशन के बाहर देखते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये पता चलने के बाद कि शाओ फैमिली ने क्या कुछ कर दिया है और उनकी बेटी को क्या कोई सहना पड़ा है। सनदाओ की मदर अपने गार्ड्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी। लेकिन तभी सनदाओ के फादर उसकी मदर को चुप करवाते हुए कहते हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो, हमारे लिए जरूरी चीज ये है कि हमारी सनदाओ सही सलामत घर वापस आ चुकी है और शाओ फैमिली ज़ेन एम्पायर की स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिलीज में से एक है, हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन तभी सनदाओ के फादर जियांग का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे एज अ रिवॉर्ड ब्लैक कार्ड देते हैं। और तभी उसकी मदर जियांग से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट अरेंज करा है, अब तुम्हारे टेलीपोर्टेशन को बस कुछ ही मोमेंट्स लगेंगे। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शाओ फैमिली के एल्डर मेंबर शाओ यूनशान को, जो कि कह रहा था कि यूनवू के केस की गहरी इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे बताओ कि ये सब किसने किया है। लेकिन तभी शाओ यूशान का पोता शाओ बेहान उससे कहता है कि मेरा कजन अपने 20s में होने के बावजूद सिर्फ लेवल 30 तक पहुंच पाया था और ये चीज बिना किसी शक के टाइम की वेस्टेज होने वाली है और एक यूजलेस पर्सन की डेथ पर इतना रिग्रेट क्यों, ये आपके गुस्से के लायक नहीं। लेकिन तभी शाओ यूशान बोलता है कि मुझे पता है कि यूनवू की क्वालिफिकेशंस तुमसे कहीं ज्यादा कम है और उसकी मौत का कोई इतना गहरा असर भी नहीं पड़ा है हम पे, लेकिन वो अब भी मेरा पोता है और उसे मारने वाले को पता होना चाहिए कि उसने किसको मारा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि डेसिया की टेरिटरी में किसकी हिम्मत हुई कि वो मेरे खिलाफ जाए। लेकिन तभी शाओ बियान बोलता है कि आपको इतने छोटे मैटर्स के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तंजियाओ कैंप में अपनी प्रैक्टिस पूरी करने के बाद मैं उन्हें ढूंढूंगा और मार डालूंगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियांग अब नाइट वॉचर्स के ऑफिस में पहुंच चुका है और तभी जी गैंग उसके पास जाकर कहता है कि मैं पहले तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहूंगा। ये है यून शाओ के, ये स्पोर्ट क्लास में 45th लेवल पर है और यहाँ पर यंगेस्ट थी, लेकिन वो जगह अब तुमने चुरा ली है। और ये है डॉनफेंग, ये लेवल 49 का शूटर है, ज्यादा नहीं बोलता लेकिन काम का है। चू बू लैंग, ये लेवल 49 का आर्मर्ड वॉरियर है, ये देखने में छोटा जरूर है लेकिन बातें बहुत बड़ी करता है। टैंगजिन, ये लेवल 61 की 3rd ट्रांसफर फायर मेज है, ये डेप्यूटी कमांडर भी है और कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती है। अब इन सब से मिलने के बाद जियांग समझ चुका था कि ये एक अच्छी टीम साबित होने वाली है और वो यही सोच रहा था कि भले मैं डिवाइन लेवल हूँ लेकिन मेरी लाइफस्टाइल क्लास लोगों को कम ही पसंद आती है, लेकिन ये लोग जियांग से बहुत ही जेनरसली बिहेव कर रहे थे। लेकिन तभी जी गैंग जियांग से कहता है
है कि आखिर एक लाइफस्टाइल क्लास में क्या गलत है। एक डिवाइन लेवल तो एक डिवाइन लेवल होता है ना, और तुम्हें लोगों की नॉनसेंस बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुमने इतने सारे ऑप्शंस में से हमें चूज किया, तो अब से ये तुम्हारा नया घर होने वाला है। और इसी के बाद जीगन जियांग से कहता है कि हम कुछ रिसोर्सेज के लिए तुम्हें तियानजियाओ ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करवाना चाहते हैं, जो कि 3 दिन में होगा, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है कि तुम्हें लेवल 20 का होना पड़ेगा। और मुझे नहीं पता है कि तुम्हें और कितने लेवल चाहिए, लेकिन तभी जियांग कहता है कि मैं करंटली लेवल 17 पर हूँ, जिसे सुनकर जी गैंग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम 3 दिन पहले अवेक हुए हो और तुम ऑलरेडी लेवल 17 पर हो। मैंने तुम्हें गलत जज नहीं किया था, एक डिवाइन टैलेंट तो एक डिवाइन टैलेंट ही होता है, तो तुम्हारे लिए 3 और लेवल गेन करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, तो मैं तुम्हें उस कैंप के लिए साइन कर दूंगा। लेकिन तभी जी गैंग जियांग से कहता है कि क्या तुम कुछ दिन से कुछ पावरफुल लोगों के साथ डील तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि एक अननोन थर्ड ट्रांसफर अवेकनर है जो कि उसकी डिवाइन सेंस से तुम्हारे बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है। लेकिन तभी शाओ की इनकी बिल्डिंग के आसपास एक साउंड प्रूफ बैरियर रिपेयर कर देती है ताकि ये लोग आराम से बात कर सकें। और इसी के बाद जी गैंग जियांग से कहता है कि अगर ऐसी कोई बात है जो कि तुम्हें हमें बतानी चाहिए और तुम छुपा रहे हो, तो वो तुम कर सकते हो। और तभी जियांग कहता है कि मैंने कल शाओ यूनवान को मार दिया था, मैंने कोई ट्रेसेस नहीं छोड़े थे, तो मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला। और अब ये बात सुनने के बाद उस कमरे में मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा शौक थे। लेकिन तभी जी गैंग बोलता है कि तुम जैसे फर्स्ट ट्रांसजेंडर ने एक सेकंड ट्रांसजेंडर जो कि एक बैटल टाइप है उसको कैसे मारा, जिस पर जियांग जवाब देता है कि मेरी किसी ने हेल्प की थी। और जी गैंग पूछता है वो कौन था, जिस पर जियांग बताता है कि लू फैमिली से लू संदाओ, उसके बाद डिफेंस टाइप का हाइडन टैलेंट था। अब ये बात सुनने के बाद वो लोग फिर से बहुत ज्यादा शौक थे। लेकिन तभी जी गैंग बोलता है कि अगर लू संदाओ डिफेंस टाइप है तो उसके पास इतनी अटैक पावर नहीं होगी, जिसका मतलब। और तभी जियांग उनको बताता है कि मेरे पास 2 प्रोफेशन है और दूसरा प्रोफेशन है पॉइजन टाइप। लेकिन तभी जी गैंग जियांग के पॉइजन को टच करने वाला था कि जियांग बोलता है कि ये पॉइजन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस पर जी गैंग बोलता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि मेरा डिफेंस कितना ज्यादा हाई है। और वो जियांग के पॉइजन को टच करता है और अगले सेकंड उसका डिफेंस टूट भी जाता है, जिस पर जियांग उसका मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन जी गैंग एक्सक्यूज देते हुए कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैंने खुद ही अपना डिफेंस नहीं यूज किया। और तभी वो शाओ की को उसका हाथ हील करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी जी गैंग बोलता है कि तुम्हारे पास टैलेंट तो अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारे मैटर्स पर आए तो तुम तियानजियाओ कैंप को भूल जाओ। उस कैंप से मेरे रिसोर्सेज तो मिल सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि वहाँ पर शाओ फैमिली भी पार्टिसिपेट करेगी और हम कुछ रिसोर्सेज की खातिर रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन तभी जियांग बोलता है कि आप किस तरह के रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, जिस पर जी गैंग बोलता है कि अगर तुम टॉप रैंकिंग में आ जाते हो तो तुम्हारे लिए मिस्टीरियस फ्रूट, सीक्रेट रिम्स और स्क्रॉल जैसे रिवॉर्ड्स होंगे। और ये बात सुन के जियांग सोचने लगता है कि इनके रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या पता मैं कोर्स सॉन्ग बनाने के काबिल हो जाऊं। और तभी जियांग बोलता है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शाओ बियान को, जो कि अपने आदमियों से पूछ रहा था कि मैंने तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था उसका क्या हुआ, जिस पर वो बोलते हैं कि योनवू ने लू संदाओ नाम की लड़की के साथ कुछ किया था और लू संदाओ ने एक बार एक आदमी जियांग चिन के साथ ट्रेवल किया था। अब ये बात सुनने के बाद बियान बोलता है कि मुझे पता है कि उस लड़की के पास कोई कॉम्बैट पावर नहीं है, तो जियांग चिन कौन है। अब ये बात सुनने के बाद वो लोग बोलते हैं कि जियांग चिन अभी रिसेंटली एक लाइफस्टाइल क्लास में डिवाइन लेवल में अवेक हुआ है, जिसने नाइट वॉचेस ज्वाइन की हैं, और हमें ये भी पता चला है कि उसने और संदाओ ने तियानजियाओ कैंप में साइन अप किया है। अब ये बात सुनने के बाद बियान सोच रहा था कि अगर वो तियानजियाओ कैंप में आने ही वाले हैं तो मुझे अलग से जाकर उन्हें मारने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जी गैंग को, जो कि जियांग से कह रहा था कि मैंने तुम्हें तियानजियाओ कैंप के लिए रजिस्टर तो कर दिया है, लेकिन मैं अपने फैसले से अभी भी कुछ खुश नहीं हूँ और इसलिए मैंने दूसरे पार्टिसिपेंट्स में से तुम्हारे लिए एक दोस्त ढूंढा है। और वो एक लड़की है जिसका नाम है म्यू हैंक्यू, जो कि म्यू फैमिली की लिटिल प्रिंसेस है। तुम्हें उसके साथ एक सीक्रेट रिल्म में जाना पड़ेगा, जिससे तुम्हारा लेवल भी बढ़ेगा और तुम्हारी उसके साथ दोस्ती भी हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर हैंक्यू आ जाती है, जो कि जी गैंग से कहती है कि मैंने अंकल ली को कहा था कि वो तुम्हारे पास है किसी को ले आए, लेकिन तुमने तो मना कर दिया था ना, तो अब तुमने अपना इरादा कैसे बदल दिया। लेकिन तभी जी गैंग बोलता है कि कल मैंने इसलिए मना कर दिया था क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर पर थोड़ा सा गुस्सा था, लेकिन आज मैं इसलिए मान गया हूँ क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन है, जो क्या तुम्हें जियांग को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा। लेकिन तभी हैंक्यू जियांग के पास आती है और उससे कहती है कि मुझे अपनी कॉम्बैट पावर बताओ, जिस पर जियांग जवाब देता है लेवल 17 क्रिएशन टाइप। लेकिन तभी हैंक्यू कहती है कि एक 20 लेवल से भी नीचे का रुकी और इसके साथ गंदी क्रिएशन टाइप, ये तो यूजलेस है। लेकिन ये बात सुनने के बाद जी गैंग बहुत गुस्से में आ जाता है और हैंक्यू से कहता है कि तुम ऐसा बोल भी कैसे सकती हो, मेरा जियांग चैन एक डिवाइन लेवल है और उसके पास डुअल प्रोफेशन है, समझी तुम। अब जी गैंग को इतना गुस्से में देखने के बाद हैंक्यू जियांग को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम इन सबको सीक्रेट रिल्म के पास देखते हैं और तभी दुआन पेंग कहता है कि इस बार तुम सबको मैं लीड करने वाला हूँ, और हाँ, अगर तुम में से कोई अकेला रह जाता है और उसके
उसके सामने कोई खतरा आता है तो वो जल्दी से टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास आएगा या फिर सीक्रेट रिल्म से बाहर आ जाएगा। अब इसी के बाद ये सब लोग रिल्म के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जियांग को इस सीक्रेट रिल्म से कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है और आगे की स्टोरी जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि ये लोग अब रिल्म के अंदर आ चुके हैं और अंदर आते ही इन्हें कोई डीमन नहीं बल्कि एक विलेज नजर आती है जो कि दूर से देखने में तो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इन्हें लगता है कि सारे मॉन्स्टर्स उस विलेज के अंदर हैं तो ये वहां पर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अब ये लोग विलेज के अंदर आ चुके हैं और वहां पर आते ही इन्हें एक स्ट्रेंज सा स्टोन नजर आता है जिसके ऊपर लिखा था ग्वेंगमिंग विलेज। अब इस स्टोन को देखने के बाद डॉनफेंग को कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था और शाके को तो इस विलेज के अंदर से डार्क एनर्जी भी फील हो रही थी और इसीलिए वो स्पेल क्लींजिंग बफ कास्ट करती है जिसकी वजह से इन सब लोगों के दिमाग के साथ साथ इनका एट्रीब्यूट भी क्लियर हो जाता है और उनकी एनर्जी भी इंक्रीज हो गई थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक विंड टाइप आती है जो कि वहाँ का सारा माहौल ही बदल कर रख देती है और वो प्यारे से विलेज किसी डार्क रिल्म से कम नहीं लग रही थी। लेकिन तभी डॉनफेंग को कुछ गलत लगता है और वो उन सब लोगों को फौरन वहाँ से भागने के लिए कहता है और उनको बताता है कि ये हैं म्यूटेंट। लेकिन तभी उन्हें कुछ नोटिस दिखाई देते हैं जिनमें लिखा था कि सीक्रेट रिल्म ब्यूटीफुल विलेज पर म्यूटेंट ने कब्जा कर लिया है और रिल्म का नाम अब ब्यूटीफुल विलेज नहीं बल्कि डेड स्पिरिट विलेज है और इसे क्लियर करने के लिए इन सबको इस विलेज के अंदर की सारी डेड स्पिरिट को मारना पड़ेगा और उसके बाद बॉस को भी खत्म करना पड़ेगा। अब ये सारा सीन देखने के बाद जियांग सोच रहा था कि ये रिल्म ऑर्डिनरी लेवल से नाइटमेयर लेवल तक पहुंच चुकी है और उसके करंट लेवल के साथ एक लेवल 30 नाइटमेयर लेवल रिल्म में फाइट करना बहुत रिस्की हो सकता था। तो वो द्वान की बात को याद करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट स्टोन की तरफ भागना शुरू करता है और तभी जियांग एक घर के अंदर जाता है जहाँ पे उसे बहुत कॉफिन और एक बूढ़े आदमी की अजीब सी पोर्ट्रेट नजर आती है और तभी वो पोर्ट्रेट जियांग की तरफ देखकर हंसने लग जाती है और जिसे देखकर जियांग भी थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन तभी इसके सामने पड़े कॉफिन्स में से लेवल 30 की डेड स्पिरिट्स बाहर निकलने लगती हैं जो कि बेसिक फिजिकल अटैक से इम्यून थी, मतलब उन पर पंचेस किक्स वगैरह काम नहीं करेंगी। और ये चीज देखने के बाद जियांग उन पर अपने पॉइजन से अटैक करता है और पॉइजन भी एक टाइप का फिजिकल अटैक किया तो स्पिरिट पर कुछ खास असर नहीं होता है, लेकिन जियांग को थोड़ा टाइम जरूर मिल गया था। लेकिन तभी लिटिल लाइन जियांग से कहती है कि मुझे भूख लगी है, जिस पर जियांग जवाब देता है कि क्या तुम इन्हें खा सकती हो, लेकिन खाना भी तो एक फिजिकल अटैक ही है ना। लेकिन तभी लिटिल लाइन उनको आगे बढ़कर खाने लगती है और वो स्पिरिट्स एक्चुअली में एग्जिस्टेंस से रिमूव हो रही थी और इस चीज की वजह यह थी कि लिटिल लाइन भी अनडेड स्पिरिट की तरह ही अबाइस से आती है, एक डार्क स्पीशी की तरह। और जब से लिटिल लाइन ने वैल्यूएशन स्किल गेन की थी तब से वो लॉर्ड ऑफ द अबाइस भी बन सकती थी, जिसका लेवल इन अनडेड स्पिरिट से कंप्लीटली डिफरेंट था, बहुत ज्यादा ऊपर। अब ये जानने के बाद कि इन स्पिरिट्स को कंज्यूम किया जा सकता है, जियांग अपने बाकी के इंसेक्ट्स को भी समन करता है और उनको ऑर्डर देता है कि वो अपना सारा काम किसी दूसरे इंसान की नजर में आए बगैर करें। और जियांग के इंसेक्ट्स इतनी तेजी से उन स्पिरिट्स को मार रहे थे कि सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ही जियांग ने 500,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स गेन कर लिए थे और उसका लेवल भी 17 से 18 हो चुका था। और जियांग भी यही सोच रहा था कि ये रिल्म उसके लिए किसी ट्रेजर से कम नहीं है। लेकिन तभी जियांग उसी पोर्ट्रेट के पास जाता है जो कि पहले हंस रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर लिटिल लाइन आती है जो कि जियांग से कहती है कि बाहर की सारी स्पिरिट्स खत्म हो चुकी हैं। लेकिन तभी जियांग उससे कहता है कि क्या तुम इसे भी कंज्यूम कर सकती हो। अब ये बात सुन के वो पोर्ट्रेट इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो डरते डरते लिटरली डरते डरते अपने आप को मार देती है, टूट जाती है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम डॉनफिंग को देखते हैं जो कि स्पिरिट्स के साथ लड़ने में काफी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो सोच रहा था कि कुछ किस्मती से मेरे पास तो एक मैजिक वेपन है जिससे मैं स्पिरिट्स के साथ लड़ पा रहा हूँ, लेकिन बाकी उनका क्या हो रहा होगा। और स्पेशली जियांग चिन, वो तो लेवल 20 भी नहीं है और अगर कुछ हो गया तो मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा। लेकिन तभी इसके सामने नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि तुम्हारा कोई टीममेट है जो कि बड़ी तेजी से डेड स्पिरिट्स को मार रहा है। और ये चीज देखकर वो भी थोड़ा सा हैरान होता है और सोचने लगता है कि आखिर ये हो कौन सकता है, क्योंकि बू लैंग की तो फिजिकल स्ट्रेंथ पैसिव है, शाओके का लाइट एट्रीब्यूट उनको रिस्ट्रेन कर सकता है लेकिन मार नहीं सकता, और जियांग जिन के लिए तो ये और भी इम्पॉसिबल है क्योंकि इसकी कोई भी एबिलिटी 100 पर काम नहीं करेगी। तो क्या ये हैंकी हो सकती है? क्या सच में वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी? लेकिन तभी एक्चुअली में हैंकी परसेंट शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि स्पिरिट्स को मारना तो दूर, उसकी अपनी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो अपनी कोई भी स्किल यूज नहीं कर सकती थी और वो बस घर जाना चाहती थी और वो यही सोच रही थी कि मुझे कुछ भी करके मरना नहीं है। लेकिन तभी वो कोई स्पिरिट्स को देखती है जो कि डर कर भाग रही थी और उसे समझ आ जाती है कि ये वही टीममेट हो सकता है जो कि स्पिरिट्स को बहुत ज्यादा तेजी से मार रहा था। और तभी वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा सेंस करती है और उसको थोड़ी ही देर
देर और सर्वाइव करना था और वो बच सकती थी। लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है और स्पिरिट्स उसको मारने ही वाली थी कि वहाँ पर जियांग चला जाता है और उसे देखकर हैंक्यू बहुत ज्यादा शौक थी। लेकिन तभी जियांग हैंक्यू को पकड़कर वहाँ से दूर फेंकता है और अपने इंसेक्ट्स को समन करता है जो कि बहुत तेजी से उन सारी स्पिरिट्स को मार देते हैं। लेकिन तभी हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं बू लैंग, शाओ के और डॉनफेंग को। और तभी डॉनफेंग कहता है कि डेड स्पिरिट्स एकदम से खत्म हो गई है ना। और तभी शाओ के कहती है कि क्या सच में ये सब हैंक्यू ने किया है, क्या उसके पास कोई हिडन टैलेंट था। लेकिन तभी शाओ को पास में कुछ बैटल के ट्रेसेस मिलते हैं और तभी डॉनफिंग कहता है कि अगर जियांग चन को कुछ हो गया हुआ तो हम में से कोई भी नहीं जानता कि हमारे साथ क्या होगा। और तभी वो जियांग को आसपास ढूंढने लग जाते हैं और तभी वो जो कोई देखते हैं वो देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था अगर उन्हें क्या देख लिया है। वो देखते हैं जियांग और हैंक्यू को, जहाँ जियांग एक बॉस की तरह बैठा था और हैंक्यू उसकी कमर दबा रही थी, एग्जैक्टली जब मेरा बड़ा भाई मुझसे करवाता है। खैर वो लोग जियांग के पास जाते हैं और वो बहुत ज्यादा शौक थे। लेकिन तभी वो जियांग की तारीफ भी करते हैं और तभी जियांग उनसे कहता है कि अब हमें बॉस को भी मार लेना चाहिए। लेकिन तभी वो सब लोग बैकयार्ड में आते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा जायंट खड़ा था जो कि डेड स्पिरिट्स का लीडर था और उसका लेवल 40 था। अब इस जायंट को देखने के बाद डॉनफिंग कहता है कि तुम सबको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मैं इसकी टेंशन लेता हूँ। हैंक्यू तुम जियांग को प्रोटेक्ट करोगी, शाओ के हमें बूस्ट करना लेकिन उसके अटैक्स को डॉज करना, बू लैंग इसे डैमेज देना लेकिन सेफ्टी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ध्यान रखना कोई गलती ना होने पाए। और तभी वो जायंट मूव करने लगता है और ये सब फाइट के लिए बिल्कुल रेडी थे। लेकिन तभी वो जायंट एकदम से नीचे गिरता है और ऐसा लगता है कि वो अपनी जान के लिए भीख मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो। और इस चीज को देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। लेकिन तभी जियांग चन आगे बढ़ता है और अपने पॉइजन से एक बैरियर सा बना देता है कि इन सब लोगों को कोई चीज दिखे नहीं। और तभी लिटिल लाइन बाहर आती है और लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियांग का लेवल 26 हो चुका है और ये सीक्रेट रिल्म भी क्लियर हो चुकी थी। और इस रिल्म के क्लियर होने के बाद उन सबको बहुत से रिवॉर्ड्स मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे रिवॉर्ड थे। और उन्हें देखकर वो सब लोग जियांग का शुक्रिया अदा भी करते हैं क्योंकि उस अकेले बंदे ने सारी की सारी रिल्म को क्लियर किया था। अब ये रिल्म लेवल 30 की थी तो उसके ड्रॉप रेट में आइटम्स काफी अच्छे थे जिनकी कीमत बिलियंस में हो सकती थी। और तभी जियांग को एक इनविजिबल क्लोक नजर आता है जिसे कि वो रख लेता है और बाकी के प्रोडक्ट्स को बेच के वो अपने इंसेक्ट्स के लिए ब्लड एसेंस खरीदने वाला था। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सब अब नाइट वॉचर्स की ऑफिस बिल्डिंग में थे। और जैसे ही जी गैंग ये सुनता है कि वो रिल्म म्यूटेटेड हो गई थी और जियांग चन ने हैंकी को बचाया, इवन कि उसने इन सबको कैरी भी किया, तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। और तभी वो बाकी सबको बाहर जाने के लिए बोलता है सिवाय जियांग के। अब जियांग ने अपनी बाकी के टीममेट्स को बताया था कि वो डेड स्पिरिट्स को इसीलिए मार पाया था क्योंकि उसका पॉइजन उनको मारने के लिए इफेक्टिव था। और ये बात सुन के जी गैंग जियांग से कहता है कि तुम अपनी इस पॉइजन वाली कहानी से डॉनफेंग और दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। तो मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या चीज छुपा रहे हो। अब ये बात सुन के जियांग बहुत घबरा जाता है और वो सोच रहा था कि क्या सच में मुझे अपने इंसेक्ट्स को दिखाना पड़ेगा। और वो तो एक ऐसी स्पीशीज है जो कि एंशिएंट टाइम से बिलोंग करती हैं और अगर लोगों को उनके बारे में पता चल गया तो वो क्या मुझे ऐसे ही जाने देंगे। लेकिन तभी जियांग गुस्से से बोलता है कि मुझे जवाब दो, जिस पर जियांग बिल्कुल ही पैनिक कर जाता है और वो बोलने ही वाला था कि लेकिन तभी जियांग हंसने लगता है और उससे कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे आदमी भी नर्वस हो सकते हैं। लेकिन तभी जियांग थोड़ा सीरियस होता है और कहता है कि मैं खुश हूँ तुम्हारे पास और भी दाव हैं लेकिन मैं तुम्हें कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जियांग जो पोर्टल ओपन कर रहा था उसमें से कुछ कॉप्सेस बाहर निकलने लगते हैं जिन्हें देखकर जियांग बोलता है कि ये लोग थर्ड ट्रांसफर्स मास्टर्स हैं जो कि लेवल 60 से भी ऊपर है और दो तो लेवल 90 से भी ऊपर हैं जो कि फोर्थ ट्रांसफर्स ग्रेट मास्टर्स हैं। और मैं इनको हैंडल नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ एक कॉर्प्स कलेक्टर हूँ। अब इनको देख के जियांग कहता है कि क्या ये लोग मुझे मारने के लिए आए थे, जिस पर जियांग बोलता है नहीं यार, ये लोग तो हैंकी को मारने के लिए आए थे लेकिन ये लोग उसके गार्डियन की वजह से मारे गए थे। अब ये बात सुन के जियांग पूछता है कि ये लोग हैंकी को क्यों मारना चाहते थे, जिस पर जियांग उसे एक पेपर देता है। अब उस पेपर पर क्या लिखा है और ये लोग हैंकी को क्यों मारना चाहते थे ये सब मैं तुम्हें समझाऊंगा। अब ये जो लिस्ट जियांग ने जियांग को दी थी ये एक हंटिंग लिस्ट थी जिस पर अलग अलग लोगों के नाम लिखे थे और उनको मारने वाले को बहुत अच्छे रिवॉर्ड मिल सकते थे। और मारना सिर्फ इस लिस्ट के लोगों को ही नहीं था बल्कि डासिया के टेरिटरी के टॉप 100 जीनियस इस लिस्ट में शामिल थे और हैंक्यू इस लिस्ट में 77th नंबर पर थी जिसे बहुत से लोगों ने मारने की कोशिश की थी लेकिन उन सबको उसके सीक्रेट गार्ड्स ने मार दिया था। अब जियांग ने लिस्ट जियांग को इसलिए दी थी क्योंकि वो उसे वॉर्न करना चाहता था क्योंकि उसका रैंक भी इस लिस्ट में हो सकता था। और तभी जियांग जियांग से कहता है कि तियानजियांग कैंप में अपनी असली स्ट्रेंथ तब तक ना दिखाना जब तक उसकी असली जरूरत ना पड़े क्योंकि
क्योंकि तुम जितनी अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब करोगे तुम्हारे लिए उतना ही खतरा ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियांग चन को जो कि अपने घर में था और उसके पास थी 33 थर्ड रैंक ब्लड एसेंस और 14 फोर्थ रैंक ब्लड एसेंस, जो कि उसने बहुत से इक्विपमेंट्स बेच के खरीदी थी और उसे अब ऐसा लग रहा था कि वो एक दफा और एक स्वाम बना पाएगा। और तभी वो अपने इंसेक्ट नेस्ट पर सारी की सारी बॉटल्स खाली करने लगता है। उनको खाली करने के बाद उसकी 9 मियाज़मा विंग्स ऑफ स्प्रिंग रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी थी और तभी उसके सामने एक पैनल अपीयर होता है जिसपे उसके करंट स्टैट्स लिखे थे और उसकी पावर एवोल्यूशन 197 स्टार्स हो चुकी थी। और ये चीज देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक थर्ड ट्रांसफर मास्टर के साथ कम्पीट कर रहा था। लेकिन तभी जियांग सोचता है कि अब मुझे बस कल तियांजियो कैंप ज्वाइन करना है और जैसे मैं लेवल 30 पहुंचूंगा तो मैं अपना सेकंड ट्रांसफर पूरा कर चुका हूँगा और जब ये चीज होगी तो मुझे मेरी नई इंसेक्ट मदर मिलेगी। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम जी गैंग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि तियांजियो कैंप में जियान का सामना जरूर शौबियान से होकर ही रहेगा। लेकिन जो बात ज्यादा सीरियस है वो ये है कि तियांजियो कैंप में सीक्रेट्स नहीं छुप सकते और मुझे जियांग चन के बारे में फिक्र हो रही है कि उसका पॉइजन टाबू ना हो, क्योंकि जियांग चन में कोई चीज ऐसी जरूर है जो मुझे डरा रही है। लेकिन तभी शाओ की बोलती है कि क्या ये चीज पॉसिबल भी है, तो मुझे डराओ मत। अगर जियांग के पास कोई फोरबिडन प्रोफेशन होता तो वो उसके अवेक होने के बाद ही रिवील हो जाना था। मुझे लगता है कि तुम बस कोई ज्यादा ही सोच रहे हो। अब इस बात पर जी गैंग भी बोलता है कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी सोच रहा हूँ वो सब गलत हो। लेकिन यही पर इस एपिसोड का एंड होता है। और अगर ये वीडियो पसंद आई है और आपकी स्टोरी जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।